केपी कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग बीए थर्ड ईयर की क्लास में चैप्टर 3 के बारे में पढ़ रहे थे, विकास के आधार। विकास के आधार पर हमने पढ़ा था वातावरण एवं वंशानुक्रम, ये दो कारक होते हैं जो विकास को प्रभावित करते हैं। उसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे थे वंशानुक्रम। वंशानुक्रम में हम लोगों ने पढ़ा था कि वंशानुक्रम में वे कारक आते हैं जिसमें माता पिता के जो गुण होते हैं वो बच्चे में ट्रांसफ़र होते हैं, मतलब माता पिता के द्वारा जो गुण बच्चे में आएंगे फिर उसके बाद जो विकास होगा वो सब वंशानुक्रम के अंतर्गत आएगा। हमने ये सब पढ़ा था। फिर उसमें हम पढ़ रहे थे गर्भाधान के बारे में। हमने गर्भाधान पढ़ा था कि गर्भाधान क्या होता है। गर्भाधान के अंतर्गत क्या हुआ था, XX माता और XX पिता था। इससे जो गैमेट बनेंगे X बनेगा, इससे दो टाइप के बनेंगे, पिता से या तो X बनेगा या फिर Y बनेगा। अगर पिता से X आया तो XX लड़की होगी और अगर पिता से Y आया तो XY लड़का होगा। इतना तो सभी को पता है, ये सब होगा। फिर उसके बाद क्या होगा, जैसे मान लो ये पिता का है, ये माता का है, ये दोनों फ्यूज होकर क्या बनाएंगे, जाइगोट। ये सब हम पढ़ चुके हैं, हम वापस रिवाइज करेंगे। ये जाइगोट बनेगा, जाइगोट बनाने के बाद क्या होगा, इसमें कोशिका विभाजन होगा। कोशिका विभाजन हुआ, कोशिका विभाजन होने के बाद इस जाइगोट को हम लोग क्या कहेंगे, भ्रूण कहते हैं। फिर इस भ्रूण में विकास होता जाता है, अनेक अवस्थाएं आती है। गर्भकालीन के द्वारा 3 अवस्थाएं थी, पिंडावस्था, भ्रूणावस्था और गर्भस्थ शिशु की अवस्था। ये तीनों अवस्थाओं के बाद 9 महीने की अवधि पूरी होने के बाद इस भ्रूण का नवजात शिशु में रूपांतरण हो जाएगा। इसके सभी शारीरिक अंगों का निर्माण हो जाएगा, हाथ पैर सिर, इन सब का निर्माण होने के बाद एक नवजात शिशु का जन्म हो जाएगा। ये सब गर्भाधान की प्रोसेस होती है। फिर उसके बाद हम लोग आज पढ़ने वाले थे कि इस गर्भाधान को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, कि इस गर्भाधान के द्वारा मतलब ये सारी जो प्रोसेस हो रही थी उसके द्वारा क्या होता है। तो उसमें हम लोग आज पढ़ रहे हैं गर्भाधान को प्रभावित करने वाले कारक या फिर तत्व कह सकते हैं। मतलब इस गर्भाधान के द्वारा हमने ये जो प्रोसेस पढ़ी है कि किस प्रकार बच्चे का जन्म हुआ, नवजात शिशु का जन्म हुआ, उसके दौरान क्या क्या परिवर्तन आते हैं, उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर चाहिए। उसमें सबसे पहला है, इस गर्भाधान के द्वारा क्या होता है, आनुवंशिक गुणों का निर्धारण होता है। इस गर्भाधान के द्वारा आनुवंशिक गुणों का निर्धारण होता है। गर्भाधान के प्रोसेस के द्वारा आनुवंशिक गुणों का निर्धारण कैसे होता है, जैसे अभी हमने पढ़ा XX माता होती है और XY पिता होता है। अगर पिता से X आता है तो XX लड़की होगी, अगर पिता से Y आया तो XY लड़का होगा। तो ये हो गया ना, अगर पिता से X आएगा तो लड़की और पिता से Y आया तो लड़का होगा। तो इसके द्वारा गर्भाधान के प्रोसेस के द्वारा आनुवंशिक गुणों का निर्धारण हो रहा है कि मतलब अगर X आ रहा है तो लड़की हो रहा है, Y आ रहा है तो लड़का हो रहा है। तो मतलब कि इस गर्भाधान के प्रोसेस के द्वारा, इस पूरी प्रोसेस के द्वारा आनुवंशिक गुणों का निर्धारण होता है। आनुवंशिक गुणों मतलब लड़का है या लड़की है, इसका निर्धारण होता है। तो ये कौन से प्रोसेस के अंतर्गत आता है, गर्भाधान की प्रोसेस के अंतर्गत। अब जैसे लड़का या लड़की हो रहा है तो उसमें कौन से गुणों का स्थानांतरण होगा, जीन्स होते हैं। मतलब माता पिता के जो गुण बच्चे में ट्रांसफ़र हो रहे हैं वो सब क्या है, जीन्स होते हैं। जीन्स से ट्रांसफ़र होते हैं। ये जीन्स किस पे प्रेजेंट होते हैं, गुणसूत्र पर प्रेजेंट होते हैं। मतलब को होने वाला नवजात शिशु लड़का है या लड़की है, किस पे डिपेंड करता है, पिता पर डिपेंड करता है। तो ये प्रोसेस किसके अंतर्गत आ रही है, गर्भाधान के अंतर्गत आ रही है। तो मतलब गर्भाधान के द्वारा आनुवंशिक गुणों का निर्धारण होता है कि वह लड़का है या लड़की है, इसका निर्धारण होता है। फिर दूसरा तत्व कौन सा है, लिंग का निर्धारण होता है। दूसरा क्या है, लिंग का निर्धारण होता है। मतलब लड़का हो रहा है या लड़की, इसका भी निर्धारण होगा। और फिर तीसरा पॉइंट क्या है, बच्चों की संख्या का निर्धारण होता है। इस प्रोसेस में क्या होता है, बच्चों की संख्या का निर्धारण होता है।
बच्चों की संख्या का निर्धारण। जैसे हम नॉर्मली देखते हैं कि एक गर्भ से एक शिशु का जन्म होता है ना, कि एक बार में सिर्फ एक बच्चे का जन्म होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ट्विंस होते हैं, सबने सुने, कभी कभी 3 बच्चे भी एक साथ हो जाते हैं, 4, 5 और एक बार तो 11 बच्चे भी एक साथ हो जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि नॉर्मली तो क्या होता है कि एक गर्भ से सिर्फ एक शिशु का जन्म होता है ना, एक बार में सिर्फ एक शिशु का जन्म होता है। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है कि एक से ज़्यादा बच्चों का जन्म हो जाता है। वो क्या होता है, 2 बच्चे होंगे तो ट्विंस होंगे, कभी कभी 3 भी हो जाते हैं, 4 भी हो जाते हैं, लेकिन ये बहुत रेयर होते हैं, मतलब बहुत कम चांस होते हैं इस बात के। और नॉर्मल क्या होता है, एक से एक शिशु का जन्म होता है। तो गर्भाधान के द्वारा बच्चों की संख्या का भी निर्धारण होता है। ठीक है, फिर ये तो थे हमारे गर्भाधान को प्रभावित करने वाले कारक कि गर्भाधान के द्वारा कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट होते हैं। जैसे आनुवंशिक गुण आएंगे, माता पिता से बच्चों में आते हैं, जो गुण माता पिता से बच्चों में आएंगे वो आनुवंशिक गुण होते हैं। क्योंकि गर्भाधान क्या है, माता पिता के द्वारा ही बच्चे का जन्म हो रहा है, माता और पिता दोनों मिलकर बच्चे का जन्म कर रहे हैं, बच्चे का निर्माण कर रहे हैं। तो माता पिता के द्वारा बच्चे में जो गुण आएंगे वो आनुवंशिक गुण होंगे। तो गर्भाधान से आनुवंशिक गुणों का स्थानांतरण होता है, बच्चे का लिंग निर्धारण होता है। और ये लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है, पिता के द्वारा होता है। अगर X आया तो लड़की और Y आया तो लड़का। और तीसरा क्या, बच्चों की संख्या का निर्धारण होता है कि बच्चा 1 होगा, 2 होगा या 3 से ज़्यादा होगा। तो इसके द्वारा होता है गर्भाधान के द्वारा। फिर इसके बाद हमारा अगला मेन टॉपिक है, जैसे हम जनरली जो पढ़ते हैं, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि बच्चे का जन्म कैसे हुआ, कि एक गर्भ से एक शिशु का जन्म हुआ, जिसे हमने क्या बोला, नवजात शिशु बोला, हुआ ना। माता पिता से 23 जोड़े माता पिता से आए, 23 गुणसूत्र माता पिता से आए और 23 पिता से मिलके बच्चे का निर्माण हो गया। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, ट्विंस ये सब भी होते हैं ना, कि एक से ज़्यादा बच्चे हो जाते हैं, कभी कभी किसी के 2 बच्चे हो जाते हैं, किसी के 3 या 3 से ज़्यादा। ये 3 से ज़्यादा बहुत रेयर होते हैं, लेकिन ट्विंस तो आप लोगों ने सुने ही होगा। अब ये ट्विंस होते कैसे, तो आज का हमारा अगला टॉपिक है जुड़वा बच्चे। जिसे हम क्या कहते हैं, ट्विंस। अभी इसमें क्या होता है, जनरली तो क्या होता है कि एक गर्भ से, मतलब माता के गर्भ में एक द्वारा एक बच्चे का जन्म होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एक गर्भ में 2 बच्चों का भी जन्म हो जाता है, या फिर अलग अलग गर्भ में 2 बच्चों का जन्म होता है। अब ये कैसे होता है, ठीक है, तो इसमें देखो, सामान्य अवस्था में अंडाणु और शुक्राणु मिलकर एक शिशु का जन्म करते हैं। लेकिन कभी कभी ये जो नेचुरल प्रोसेस होती है, ये तो नेचुरल प्रोसेस है कि एक से एक का जन्म होगा। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, इस नेचुरल प्रोसेस के अलावा एक गर्भ से 2 बच्चों का जन्म हो जाता है। तो क्या हो जाता है, तो इस आधार पर ये जो जुड़वा बच्चे होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। जुड़वा बच्चे कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। अब ये 2 बच्चे होंगे कैसे, पहले तो होगा समरूपी बच्चे, समरूपी जुड़वा बच्चे, समरूपी जुड़वा बच्चे। फिर दूसरा क्या है, असमरूपी जुड़वा बच्चे। यह है जुड़वा बच्चों के टाइप। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे समरूपी जुड़वा बच्चे। इसमें क्या होता है, जैसे हमने पढ़ा था, जैसे ये माता का अंडाणु है, ये कहाँ पे बनता है, माता के अंडाशय में, और ये है पिता का शुक्राणु, है ना। ये दोनों जुड़ गए और ये दोनों कहाँ जुड़े थे, फैलोपियन ट्यूब में। पिछले क्लास में पढ़ा था, ये दोनों फैलोपियन ट्यूब में जुड़ के इन लोगों ने क्या बनाया, जाइगोट, जाइगोट बनाया। इसको हिंदी में कह सकते हैं युग्मनज। मतलब माता का अंडाणु और पिता का शुक्राणु मिलकर दोनों फ्यूज हो गए, इन दोनों ने मिलकर जाइगोट या युग्मनज बनाए। फिर इसके बाद क्या हुआ, भ्रूण बना। ये तो नेचुरल प्रोसेस है, ये सिंपल वाली प्रोसेस है। लेकिन जुड़वा बच्चे तो क्या है, जो नेचुरल प्रोसेस हो रही है उसमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं, जिससे 1 से 2 बच्चों का निर्माण होता है। ये जुड़वा बच्चे होते हैं। अब ये तो इतने तो नेचुरल प्रोसेस है। अब इसमें क्या होता है, ये जो भ्रूण होता है इसमें क्या हो जाता है, कोशिका विभाजन हो जाता है। इसमें क्या हो जाता है, कोशिका विभाजन हो जाता है।
अब इसमें कोशिका विभाजन हुआ तो क्या हुआ, जैसे ये एक भ्रूण है, इसमें कोशिका विभाजन हुआ तो इसके 2 भाग हो गए, 2 भाग हो गए, तो एक ये और एक ये, तो एक भ्रूण से 2 भ्रूण बन गए। तो ये कौन सा था, समरूपी जुड़वा बच्चे। इसमें क्या हुआ था, जैसे ये यहाँ से यहाँ तक तो ये तो नेचुरल प्रोसेस है कि अंडाणु और शुक्राणु ने मिलकर जाइगोट बनाया, फिर जाइगोट से भ्रूण का निर्माण हुआ, फिर ये भ्रूण आगे चल के एक नवजात शिशु का निर्माण करता है। ये तो थी नेचुरल प्रोसेस। और जुड़वा बच्चे क्या कि नेचुरल प्रोसेस में कुछ चेंजेस आ जाता है। नेचुरल प्रोसेस तो हुई, फिर नेचुरल प्रोसेस के क्या बाद क्या हुआ कि ये भ्रूण में कोशिका विभाजन हुआ। कोशिका विभाजन होने के बाद क्या हुआ, एक भ्रूण से 2 भ्रूण का निर्माण हो गया, तो ये 2 जुड़वा बच्चे बन गए। तो ये कौन सा होता है, समरूपी जुड़वा बच्चे। समरूपी जुड़वा बच्चों में क्या हुआ कि भ्रूण में कोशिका विभाजन के द्वारा एक भ्रूण से 2 भ्रूण का निर्माण हो गया, ये समरूपी जुड़वा बच्चे कहलाते हैं। ठीक है, अब इनमें कौन कौन से गुण होते हैं, इनका निर्माण एक भ्रूण से हुआ, एक ही टूट के 2 बच्चे बने हैं, तो ये कैसे होंगे, समान होंगे। समान कैसे होंगे, इनका लिंग समान हो सकता है, इनका लिंग समान हो सकता है, या तो दोनों लड़के होंगे या फिर दोनों लड़कियां होंगी, क्योंकि ये एक से ही बने ना, एक टूट के 2 बना है, ऐसे बोल सकते हैं कि एक टूट के 2 बच्चे बन रहे हैं। तो क्या हुआ कि ये दोनों कैसे होंगे, या तो दोनों लड़के होंगे या फिर दोनों लड़कियां होंगी, या तो इनका लिंग समान हो सकता है, और क्या होगा, इनके गुण समान होंगे, और क्या होगा, इनके गुण समान होंगे। ये कौन से होते हैं, समरूपी जुड़वा बच्चे। समरूपी जुड़वा बच्चों में क्या था, नेचुरल प्रोसेस हुई, भ्रूण बना, भ्रूण में कोशिका विभाजन हुआ, एक से 2 बच्चे बन गए, तो ये जुड़वा बच्चे हो गए। हैं कहाँ पे, माता के गर्भ में ही है। तो क्या हुआ, ये लोग कहाँ हैं, सेम गर्भ में, ये लोग कहाँ हैं, सेम गर्भ में। तो इनमें क्या समान होता है, समरूपी मतलब समान, स से समरूपी और स से समान। तो समरूपी जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं, समान होते हैं, लिंग समान होगा, या तो दोनों लड़के होंगे या फिर दोनों लड़कियां होंगी, और इनके गुण भी समान होते हैं। ये तो था समरूपी जुड़वा बच्चे। फिर इसके बाद दूसरा है असमरूपी जुड़वा बच्चे। दूसरा टाइप है जुड़वा बच्चों का असमरूपी जुड़वा बच्चे। अब असमरूपी जुड़वा बच्चे क्या हुआ, इसका विपरीत हो गया, इसका अपोजिट हो गया, असमरूपी जुड़वा बच्चे। असमरूपी जुड़वा बच्चे, इसमें क्या होता है, जब माता के 2 अंडाणु परिपक्व होकर अंडवाहिनी नलिका में एक ही समय पहुंचते हैं और पिता के 2 शुक्राणु द्वारा अलग अलग निषेचित हो जाते हैं, तो 2 जाइगोट का निर्माण होता है, फिर उससे 2 बच्चे बनते हैं। पहले समरूपी में तो क्या हुआ था, नेचुरल प्रोसेस हुई थी। असमरूपी में, समरूपी में क्या हुआ था, नेचुरल प्रोसेस हुई। नेचुरल प्रोसेस में क्या था, अंडाणु और शुक्राणु फ्यूज हुए, जाइगोट बनाया, अंडाणु शुक्राणु फ्यूज हुए, जाइगोट बनाया, फिर इससे क्या बना, भ्रूण बना, फिर इसमें क्या हुआ, कोशिका विभाजन हुआ। तो ये तो क्या है, ये नेचुरल प्रोसेस होते हैं कि जनरली जब एक बच्चे का निर्माण होता है तो वो ऐसे होता है, स्पर्म और एग फ्यूज होकर जाइगोट बनाते हैं, फिर जाइगोट से भ्रूण बनता है, भ्रूण में कोशिका विभाजन होते रहता है और फिर बच्चे का निर्माण होता है। फिर समरूपी में क्या हुआ था, ये तो नेचुरल प्रोसेस हुई थी, नेचुरल प्रोसेस के बाद क्या, कोशिका विभाजन हुआ तो 1 से 2 बन गए, तो ये जुड़वा बच्चे हो गए। और ये कौन से थे, समरूपी थे। लेकिन असमरूपी में क्या होता है, इसमें तो 1 एग और 1 स्पर्म ही था, इसमें तो क्या होता है 2 एग और 2 स्पर्म, मतलब 1 अंडाणु 1 शुक्राणु, 1 अंडाणु और 1 शुक्राणु, मतलब 2 अंडाणु आए थे वहाँ पे तो 2 शुक्राणु भी आ गए। तो जब 2 हो रहे हैं तो 2 बच्चे बनेंगे। 1 और 1 मिलके जब 1 बच्चा बना रहे हैं तो 2 एग और 2 स्पर्म मिलके 2 बच्चे बनाएंगे, बिल्कुल बनेंगे। तो ऐसे बच्चे कौन से होते हैं, असमरूपी होते हैं। समरूपी में क्या थे, एक से ही 2 बन रहे थे, तो इसलिए इनके गुण समान थे। ये अलग अलग से बन रहे तो इनके क्या होंगे, गुण असमान होंगे, इनके क्या होंगे, गुण असमान होंगे, मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए, एक काला होगा तो दूसरा गोरा होगा। इनके लिंग कैसे होते हैं, लिंग भी असमान होंगे। अब लिंग असमान कैसे, या तो दोनों लड़के होंगे
ये तो समरूपी में भी था। या दोनों लड़कियां होंगी, ये तो उसमें भी था। या फिर एक लड़का एक लड़की, क्या होंगे? या तो एक लड़का होगा या एक लड़की होंगी। तो असमरूपी में क्या होता है? असमरूपी और असमान, इनके गुण असमान होंगे, एक काला होगा दूसरा गोरा होगा। इनके लिंग असमान होंगे, या तो दोनों लड़के होंगे दोनों लड़कियां होंगी, या एक लड़का और एक लड़की होंगी। इसमें क्या होता है? 2 एग और 2 स्पर्म मिलकर 2 बच्चों का निर्माण करते हैं। और समरूपी में क्या था? एक से ही 2 बन रहे, मतलब एक था, एक का विभाजन हो गया, फिर उससे 2 बन गए। तो ये क्या थे? समरूपी थे, क्योंकि एक से ही बन रहे तो समान है। तो क्या हो गया? समरूपी बच्चे समान होते हैं और असमरूपी बच्चे असमान होते हैं, इनके गुण अलग अलग होते हैं। तो ये तो थे जुड़वा बच्चों के बारे में। अब है कि इस जुड़वा बच्चों की क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं, इनकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। जुड़वा बच्चों की विशेषताएं। जुड़वा बच्चे हुए कैसे, नॉर्मल बच्चे हुए कैसे, ये पढ़ लिया। अब नॉर्मल के अलावा जो दूसरा एक्सेप्शनल केस होता है, जो जुड़वा बच्चे हैं, ये भी पढ़ लिया। जुड़वा बच्चों के टाइप हो गए। अब जुड़वा बच्चे हो तो क्या, अब इनकी क्वालिटीज़ क्या क्या है, कि इनकी विशेषताएं क्या क्या होती है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। अब तो हेडिंग लगा लो, जुड़वा बच्चों की विशेषताएं। जुड़वा बच्चों की विशेषताएं। सबसे पहली विशेषता होती है इनका शारीरिक विकास। जुड़वा बच्चों की सबसे पहली विशेषता है उनका शारीरिक विकास किस तरह होता है। तो ये जो जुड़वा बच्चे होते हैं, ये तो क्या होते हैं? अल्प विकसित होते हैं। तो क्या होंगे ये जब जुड़वा बच्चे होते हैं, वो लोग क्या होते हैं? अल्प विकसित होते हैं, उनका वजन कम होता है। शरीर में कैसे होंगे? शारीरिक विकास पढ़ रहे तो उनका शरीर किस प्रकार का होगा, हम उसकी बात करें। मतलब ये अल्प विकसित होंगे, मतलब प्रीमेच्योर। जो जुड़वा बच्चे होते हैं वो कैसे होते हैं? प्रीमेच्योर होते हैं, मतलब जन्म टाइम से पहले हो जाते हैं, 9 महीने से पहले इनका जन्म हो जाता है। तो ये अल्प विकसित होते हैं। कैसे होते हैं? इनका वजन कम होता है। और कैसे होते हैं? इनका जो बाल्यावस्था में शारीरिक विकास होता है, बाल्यावस्था का जो इनका शारीरिक विकास है अन्य बच्चों से कम होता है। बाल्यावस्था का शारीरिक विकास अन्य बच्चों से कम होता है। तो ये क्या होता है? जुड़वा बच्चों का शारीरिक विकास किस प्रकार का होता है? मतलब इनका जन्म से पहले हो जाता है, टाइम से पहले इनका जन्म हो जाता है। मतलब जो जनरली जो बच्चा होता है वो 9 महीने के बाद उसका जन्म होता है, उसके गर्भ की प्रक्रिया 9 महीने होती है। लेकिन जो जुड़वा बच्चे होते हैं वो 9 महीने से पहले इनका जन्म हो जाता है, मतलब उनकी प्रीमेच्योर डिलीवरी हो जाती है। अगर प्रीमेच्योर डिलीवरी होगी तो वज़न में कम होंगे, शारीरिक रूप से कमज़ोर होते हैं, वज़न में कम और कमज़ोर, ये भी लिख सकती हूँ। तो टाइम से पहले हो जाएंगे, प्रीमेच्योर होंगे तो उनका वज़न कम होगा, शारीरिक रूप से कमज़ोर होंगे। तो इन बाल्यावस्था में जो इनका शारीरिक विकास होता है वो अन्य बच्चों से कम होता है। तो ये था जुड़वा बच्चों का शारीरिक विकास कैसा होता है। फिर दूसरा पॉइंट है कि इनका सामाजिक व्यवहार कैसा होता है। सामाजिक व्यवहार। ये जुड़वा बच्चे होते हैं समाज में किस प्रकार से व्यवहार करते हैं। पहला था इनका शारीरिक विकास कैसा होता है, मतलब शरीर इनका किस प्रकार से होता है। दूसरा है समाज में ये किस प्रकार से व्यवहार करते हैं। ये क्या करते हैं? एक दूसरे की नकल करते हैं। ये जो दोनों जुड़वा बच्चे होंगे ये क्या करेंगे? एक दूसरे की नकल करते हैं। ये दोनों और क्या करेंगे? एक जैसे शैतानियाँ करेंगे। अगर एक दूसरे की नकल करे तो दूसरा को अगर कोई शैतानी करे, बदमाशी करे तो दूसरा भी उसके हिसाब से करेगा। तो ये क्या करते हैं? एक जैसी शैतानियाँ करते हैं।
तो इन बच्चों का सामाजिक व्यवहार क्या होता है, ये एक दूसरे की जैसे नकल करते हैं, पहला जैसे शैतानी करेगा दूसरा भी वैसी शैतानी करता है। फिर तीसरा इसका विकास होता है कि बुद्धि विकास। पहला शरीर इनका कैसे विकास करता है, समाज में किस प्रकार से व्यवहार करता है। तीसरा है इनका बुद्धि विकास किस प्रकार से होता है, इनकी इंटेलिजेंस कितनी होती है। इसमें होता है कि बुद्धि विकास एक जैसा होता है, एक जैसी भावनाएं प्रकट करते हैं और स्व का एहसास नहीं होता। मतलब जुड़वा बच्चे हैं तो सेम होंगे, तो इनका क्या हो, एक दूसरे की नकल करते हैं, एक जैसे शैतानियाँ करते हैं, तो इनकी बुद्धि भी कैसी हुई, एक जैसी बुद्धि होती है। तो क्या होती है, इनकी एक जैसी बुद्धि होती है, एक जैसी इंटेलिजेंसी होती है, और क्या करते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। एक दूसरे की केयर करते हैं। फिर और चौथा विकास इनका क्या होता है, इनका व्यवहारात्मक समस्या, और इनमें क्या क्या होते हैं, शारीरिक विकास हो गया, सामाजिक व्यवहार हो गया, बुद्धि का विकास हो गया। फिर उसके बाद क्या आया कि ये व्यवहारात्मक कैसे होते हैं, इनका व्यवहार कैसा होता है। इनका व्यवहारात्मक कैसा होता है, देखिए अकेले बच्चों की तुलना में जुड़वा बच्चों का पालन पोषण शिक्षा दीक्षा में अधिक समस्या होती है। जैसे जनरली होता है कि हम एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो एक साथ सभी विषय तो नहीं पढ़ सकते, मतलब एक टाइम में सिर्फ हम एक विषय को पढ़ सकते हैं, सभी विषयों को नहीं पढ़ सकते। उसी तरह एक टाइम में सिर्फ एक बच्चे को प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जा सकता है, एक बच्चे की पढ़ाई पर ध्यान दिया जा सकता है, उसकी केयर की जा सकती है। जुड़वा बच्चों को डबल अटेंशन की ज़रूरत होती है, मतलब एक साथ हम दो काम नहीं कर सकते, तो वैसे एक साथ हम दो बच्चों को पाल नहीं सकते। तो क्या होता है, उनको पालने में, मतलब पालन पोषण में मतलब उनके पालन पोषण में और शिक्षा दीक्षा में क्या होती है, समस्याएं आती है। मतलब जो जुड़वा बच्चे होते हैं उनको उनके पालन पोषण में, उनको शिक्षा प्रदान करने में, उनके एजुकेशन में बहुत प्रॉब्लम्स आती है। तो ये सब क्या होते हैं, जुड़वा बच्चों की विशेषताएं होती हैं। फिर एक और समस्या है विशिष्ट योग्यता, मतलब स्पेशल कैपेसिटी। विशिष्ट योग्यता मतलब ये जो जुड़वा बच्चे होते हैं इनकी क्वालिटी क्या होती है, और जो उनमें और कौन सी विशिष्ट योग्यता होती है। पांचवा है तो जो जुड़वा बच्चे होंगे उनमें क्या होगा, संगीत और कविता, ज्ञान, आदि में निपुण। मतलब जो जुड़वा बच्चे होंगे उनमें कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ होगी, विशेष योग्यता होंगे। वो संगीत में म्यूज़िक की उन्हें नॉलेज होगी, कविताओं का शौक होगा, इंटेलिजेंट होंगे, खेल कूद में ज़्यादा आगे होंगे। तो ये सब क्या होती है, जुड़वा बच्चों की विशेषताएं होती है। फिर उसके बाद है व्यक्तित्व का विकास। फिर और है कि और जुड़वा बच्चों की विशेषताएं क्या होती है, तो अगला है व्यक्तित्व का विकास। अब इसमें क्या होता है, व्यक्तित्व का विकास में अगर जैसे कोई जुड़वा बच्चे हैं, दो भाई है, ठीक है, तो एक तो कमज़ोर है। हम असमरूपी बच्चों की बात करते हैं। असमरूपी बच्चों में क्या होता है, दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं ना, तो एक इंटेलिजेंट है तो दूसरा कमज़ोर है, एक ताकतवर है तो दूसरा एकदम कमज़ोर सा है। तो क्या होगा, जो अधिक ताकतवर होगा कमज़ोर को दबाता है। अधिक ताकतवर होगा वो कमज़ोर को दबाएगा, और जो कमज़ोर होगा उसकी प्रवृत्ति कैसी होती है, कमज़ोर में दब्बूपन की प्रवृत्ति होती है।
कमज़ोर में दब्बूपन की प्रवृत्ति होती है। मतलब जो अधिक ताकतवर होगा, दोनों हम असमरूपी बच्चों की बात करें, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, तो क्या होगा, एक ताकतवर होगा तो दूसरा कमज़ोर होगा। जो कमज़ोर होगा उसमें दब्बूपन की प्रवृत्ति होगी तो वो डरता रहेगा, और जो ताकतवर होगा वो कैसा होगा, वो दूसरों को दबाएगा, वो खुद नहीं डरेगा, वो दूसरों को डराएगा, दबाएगा। और जो कमज़ोर होगा उसमें दब्बूपन की प्रवृत्ति होगी, वो डरता रहता है। तो ये सब थे जुड़ा बच्चों की विशेषताएँ। इसके बाद हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।